और एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर पूरी दुनिया की नजर है, तो इधर भारत के मौलाना हिंदू अत्याचार पर अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने फिर एक बार बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर विवादित बयान दिया है। वो हिंदुओं के खिलाफ थोड़ी है, वो तो अपनी हुकूमत के खिलाफ रोजगार, महंगाई, इस चीज को लेकर सड़कों पर हैं। कुछ घटनाएं हो गई, उसको जेनोसाइड या उसको टारगेट किलिंग कैसे कह सकते हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं भारत की सड़कों पर बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ हिंदू संगठन का आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर विवादित बयान सामने आया है। उनका कहना है कि 10-12 हिंदुओं के मारे जाने को टारगेट किलिंग या जनसंहार नहीं कहेंगे। मौलाना साजिद रशीदी ने आगे कहा कि भारत के उस पार टारगेट किलिंग दिखती है, लेकिन भारत में आपको टारगेट किलिंग क्यों नजर नहीं आती? भारत के हिंदुओं को इसलिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि भारत में जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमान को मारा जा रहा है। ये टारगेट किलिंग लफ्ज कहाँ से आया है, किसने दिया है? आप मुझे बताइए, वहाँ के जो लोग सड़कों पर हैं वो हिंदुओं के खिलाफ थोड़ा ही हैं, वो तो अपनी हुकूमत के खिलाफ रोजगार, महंगाई, इस चीज़ को लेकर सड़कों पर हैं। कुछ घटनाएं हो गई, उसको जेनोसाइड या उसको टारगेट किलिंग कैसे कह सकते हैं? चलिए, अगर मैं आपकी बात को मान लूँ कि वो टारगेट किलिंग है, तो यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जा रहा है और 50 मुसलमानों को करीब जो है मौत के घाट उतार दिया गया जय श्री राम का नारा लगाकर, तो इसको आप टारगेट किलिंग क्यों नहीं कहते? इसको जेनोसाइड क्यों नहीं कहते मुसलमानों का? ये दोहरा मेयार क्यों है? लेकिन जेनोसाइड करना मैं नहीं मानता। वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए वहाँ की सरकार को। यहाँ की सरकार को भी करनी चाहिए। नहीं, यहाँ की सरकार तो करनी चाहिए, लेकिन वहाँ की अब ये जोड़ क्यों रहे हैं दोनों सरकारों को? मैं रहता हूँ ना, मैं बांग्लादेश में तो रहता लेकिन एनआरकी हिंदुस्तान में ऐसी नहीं है जैसी वहां पर की तस्वीरें आ रही हैं। लगातार जब से शेख हसीना वहां से अपदस्थ हुई हैं, लगातार वहां की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से। 5 लोग मारे गए तो आपको दिक्कत हो रही है, यहाँ 50 लोग मारे गए, आपको दिक्कत नहीं है? मैं बात ना करूं उन पर, क्यों ना करूं? इस बीच कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर विरोध जताया है। दोनों ने हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील की है। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ। और सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। और इतनी नीच कौम है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है, वो तो सब कुछ भूल जाते हैं। और हमको अब शांत होकर नहीं बैठना चाहिए, सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेशी कट्टरपंथ हिंदुओं के साथ खूनी खेल खेल रहे हैं, तो इधर भारत में रह रहे मौलाना के ऐसे बयान आग में घी का काम कर रहे हैं, जिसका साधु संत जमकर विरोध करते दिखाई भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुलगते हुए बांग्लादेश की करेंगे। जहां आज एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला। 17 साल बाद बांग्लादेश की धरती पर खालिदा जिया के लाल पहुंचे हैं। बांग्लादेश के क्राउन प्रिंस तारिक रहमान ने कदम रखा। 2008 से लंदन में रह रहे तारिक रहमान अब बांग्लादेश लौट आए हैं, जिसके बाद सवाल यह कि क्या रहमान के लौटने से बांग्लादेश के हालात बदलेंगे? इधर यूनुस सरकार ने आगामी चुनाव से पहले शेख हसीना की पार्टी पर चुनाव में हिस्सा लेने से रोक लगा दी है, जिसके बाद सवाल यह कि अब बांग्लादेश में आखिर होगा क्या? बांग्लादेश में जारी हिंसा, हिंदुओं पर अत्याचार, कट्टरपंथियों का बवाल और इन सब के बीच 17 सालों तक लंदन में गुमनाम रहने और दरबदर जिंदगी गुजारने के बाद बांग्लादेश के क्राउन प्रिंस तारिक रहमान ढाका लौट आए हैं। खालिदा जिया का लाल बांग्लादेश लौट आया है।
तारिक रहमान का 6314 दिनों का वनवास खत्म हो गया। 17 सालों के बाद एनसीपी के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापसी हुई है। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ ढाका पहुंचे, जहां एयरपोर्ट के बाहर भीड़ ही भीड़ थी। बीएनपी नेता की एक झलक देखने के लिए ढाका में जन सैलाब उमड़ गया। बांग्लादेश के कोने कोने से बीएनपी समर्थक ढाका पहुंचे और सबने अपने नेता तारिक रहमान का दीदार कर उनके समर्थन में नारे लगाए। बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी राजनीतिक नजरिए से बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। अब आपको तारिक रहमान के अतीत के बारे में बताते हैं। तारिक रहमान बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान और अध्यक्ष खालिदा जिया के सबसे बड़े बेटे हैं। उन्हें साल 2007 में सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार ने गिरफ्तार किया था। 2008 में वो गिरफ्तारी से बचने के लिए ब्रिटेन चले गए और तब से वहीं रह रहे थे। खालिदा जिया 4 दशक से ज्यादा समय से बांग्लादेश की राजनीति में हैं। अपने पति के मारे जाने के बाद खालिदा जिया ने बीएनपी की कमान अपने हाथों में ली। 1981 में जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे और तभी उनकी हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थीं तो खालिदा जिया जेल में थीं। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को भी कई मामलों में अदालत ने दोषी ठहराया था, लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने खालिदा और उनके बेटे को बरी कर दिया था। जून में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपनी यूके की यात्रा के दौरान तारिक रहमान से मुलाकात की थी। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात के बाद से उन्हें बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। इस खबर के बीच कि बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने बांग्लादेश लौटने के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को फोन किया और इस बातचीत में तारिक रहमान ने बांग्लादेश में अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने पर सरकार का आभार जताया। ये कॉल ऐसे समय पर हुई जब बांग्लादेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं और आने वाले चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इस संपर्क को सियासी संकेतों के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक तरफ बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान की वापसी को लेकर उनके समर्थकों में उत्साह देखा गया, तो इधर उनके आने के पहले सुबह सुबह ढाका यूनिवर्सिटी की मधुर कैंटीन में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ कर दी। मधुर कैंटीन में हुई तोड़फोड़ की घटना ने सिर्फ एक इमारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश के इतिहास और उसकी चेतना को झकझोर दिया। धार्मिक नारे लगाते हुए और कवि काजी नजरुल इस्लाम की पंक्तियों का हवाला देकर की गई हरकत दीवारों पर नहीं बल्कि उस विरासत पर हमला मानी जा रही है जो भाषा आंदोलन, जन आंदोलन और मुक्ति संग्राम से जुड़ी रही है। ढाका विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मधुर कैंटीन कोई साधारण कैफे नहीं बल्कि विचार, प्रतिरोध और स्वतंत्रता की जीवित स्मृति रहा है और इसी स्मृति को आज चोट पहुंचाई गई है। बांग्लादेश में जारी भारी हिंसा और विरोध के बीच कुछ महीनों में होने वाले चुनाव को लेकर भी तैयारियां तेज हैं। जहां बांग्लादेश की राजनीति में एक नया ऐतिहासिक मोड़ आता दिख रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने साफ कर दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को फरवरी 2024 में होने वाले आम चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि पार्टी पर लगाया गया प्रतिबंध बरकरार रहेगा। ये फैसला ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका के सांसदों ने बांग्लादेश में समावेशी और निष्पक्ष चुनाव की अपील की। 1971 के बाद ये पहला मौका होगा जब अवामी लीग पूरी चुनावी प्रक्रिया से बाहर होगी, जिसके बाद सवाल बड़ा है कि क्या वाकई बांग्लादेश में शेख हसीना का चैप्टर पूरी तरह क्लोज हो चुका है और क्या 17 साल के बाद लौटे तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले वजीर आजम बनने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्वालियर के मेला ग्राउंड में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट निवेश से रोजगार का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस दौरान 2 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। इसमें 1655 औद्योगिक इकाइयां हैं, तो वहीं अपने संबोधन में अमित शाह ने मुख्यमंत्री की तारीफ भी की। अमित शाह ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ डॉक्टर मोहन यादव काम कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगणों का आज के इस अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। इस दौरान शाह ने ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में उन्होंने हिस्सा लिया और औद्योगिक इकाइयों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 725 करोड़ की प्रोत्साहन सहायता राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया।
इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने 2 लाख से अधिक निवेश प्रस्तावों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। हमारा फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है। मित्रों, हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भले देर से ही सही मगर धमाकेदार एंट्री की है और देखते 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 सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हम न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे, हम इसका निर्यात भी करने की शुरुआत कर देंगे। इस दौरान अमित शाह ने डिजिटल भारत को लेकर भी इस सरकार का प्लान बताया। शाह ने बताया कि हमारी सरकार में देश ने कम समय में ज्यादा विकास किया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इस देश में 7 करोड़ इंटरनेट के उपभोक्ता थे, ओनली 7 करोड़, और सितंबर 25 में 101 करोड़ इंटरनेट के उपभोक्ता हमने तैयार कर लिए। ब्रॉडबैंड यूजर्स को भी 99 करोड़ तक पहुंचाया है और देश में का 95% हिस्सा 4G से कनेक्टिविटी है और अब 99% हिस्सा भी सीधा 5G में कन्वर्ट होने की तैयारी है। इस दौरान अमित शाह ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करते हुए कहा, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की नई दिशा में अग्रसर है। अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनेगा। वहीं कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में रोजगार और ज्यादा बढ़ाने का वादा किया। गरीब वर्ग के लिए, युवाओं के लिए रोजगार का इतना बड़ा निवेश लेकर के लगातार आगे चल रहे हैं। लगभग 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आज मध्य प्रदेश के अंदर लगने जा रहा है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन और जनता के प्रति जन कल्याणकारी भावनाओं के आधार पर हमारी सरकार के एक के बाद एक सौगातों पे सौगातें देने का ये निर्णय भी है और आप सब साक्षी भी बने हैं। राज्य सरकार के अनुसार ग्रोथ समिट मध्य प्रदेश के विकास मॉडल को एक नए और व्यापक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करेगी। ये समिट सिर्फ निवेश प्रस्तावों और औद्योगिक घोषणाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जिसमें उद्योग, शहरी विकास, पर्यटन, MSMEs, स्टार्टअप और रोजगार एक साथ आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।